आप लोग को स्वागत है किरण पारामेडिकल क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आप लोग को जितना भी नोटिफिकेशन है वो सारा डेटा जो है आपके पास पहुंच सके। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे पास अब लगभग आपको केमिस्ट्री के VVS जो क्वेश्चन हैं उसमें लगभग आपको 10 क्वेश्चन बताने लायक हैं। हम आपको इसके सहारे अब 10 क्वेश्चन आपको बताएँगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। हम चलिए बताते जाएंगे और आपको और समझाते भी जाएंगे। तो कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जो आपको नहीं समझ में आए, और समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है, आपके सामने ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? कौन से तत्व को उसके साथ सल्फेट के साथ विस्थापित कर सकता है? तो ये प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न को आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो बेरियम जो है, इसका जो मैं आपको डेटा दिखा लेता हूँ। ऐसे अगर बेरियम क्लोराइड या बेरियम सल्फेट की बात जब की जाए, अगर हमारे दिमाग में जब आती है, जैसे अगर बात करें बेरियम सल्फेट की, बेरियम क्लोराइड की बात करें, तो बेरियम क्लोराइड का BCl2 जो है प्लस Na2SO4 को हम अगर रिएक्शन करवाते हैं, इससे रिएक्शन करवाते हैं बेरियम क्लोराइड को, अगर हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें बन के आता है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, है ना। बेरियम सल्फेट क्या है? BaSO4 बन के आता है, ठीक है। आप यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब ऑप्शन से पता चलेगा कि सोडियम को विस्थापित कर देता है, कैल्शियम को विस्थापित करता है, एल्युमिनियम को विस्थापित करता है, हाइड्रोजन की विस्थापित करता है। आपके दिमाग में चल रहा हो कि दो ही ऑप्शन आपको मतलब कि कुछ लगने लायक जो होता है वो हो सकता है। तो आपको इसमें ऑप्शन जो है, आपको कहीं भी कैल्शियम के जिक्र किया गया है, Ca का जिक्र किया गया है? नहीं। एल्युमिनियम का जिक्र किया गया है इसमें? नहीं। जैसे देखिए इस रिएक्शन में एल्युमिनियम का जिक्र किया गया है? नहीं। हाइड्रोजन का जिक्र किया गया है? नहीं। तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन सोडियम। इस तरह से भी सोच के बना सकते हैं। और आगे बात मैं समझाता हूँ। क्या करता है कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम क्लोराइड बनाती है और बेरियम सल्फेट बनाती है। तो ये कह रहा था कि उसके सल्फेट में विस्थापित करता है। कौन किसके सल्फेट में विस्थापित होता है? तो सोडियम के सल्फेट में बेरियम सल्फेट विस्थापित हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड जो होते हैं बेरियम क्लोराइड के सल्फेट में विस्थापित हो जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। बेरियम सोडियम के तत्व को उसके सल्फेट के साथ विस्थापित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसी तरह से मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि ग्लूकोज का विघटन जो है, प्रश्न आपको देख लीजिएगा, प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ग्लूकोज का विघटन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षोपी अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसको मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है। ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है तो मैं उसको सूत्र के सहारे भी आपको बता सकता हूँ। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र आपके पास ये है C6H12O प्लस, अगर इसका विघटन करना चाहते हैं तो O2 के साथ विघटन करें, है ना। फिर इसके साथ अगर 6O2 लेते हैं, फिर यहाँ पे बन के आएगा 6CO2 6T। मैं एक बार बैलेंस ही लिख देता हूँ, मुझे जो याद है और जो चीज़ें याद है। इसके बाद जो है 6H2O प्लस में 6H2O ये बनता है, ठीक है। तब इसमें कौन सी क्रिया होती है? अब इसके साथ जो एक क्रिया हुई है, इसके साथ ये जो क्रिया हुई है, ये कौन सी क्रिया हुई है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। अब जो इसके साथ जो क्रिया हुई है, जो हाइड्रोजन बनाया है, यहाँ कर रहा है ग्लूकोज का विघटन होना। किसके साथ विघटन हो रहा है? तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के विघटन हो रहा है। कौन सी क्रिया से? तो अपचयन की क्रिया से विघटन हो रहा है। अपचयन की क्रिया से,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अपोचयन अभिक्रिया से विघटित हो रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके पास दिए हुए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, इसमें बताना है। तो आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये तो नहीं है CaSO4 H2O, इसमें तो ये नहीं है, ठीक है। H2SO4 होता, लेकिन इसमें ये 2 हाइड्रोजन की बात की गई है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन, तो आधा हाइड्रोजन अगर मिला दें, आधा हाइड्रोजन होता है, इसका हाफ कर दें, 2 से भाग दे दें, तो क्या होगा? 1/2 हो सकता है ना। तो 1/2, 4 से भाग देंगे तब इसको, 4 से 2 हाइड्रोजन है तो इसको 4 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसके अनुसार ये भी नहीं है, ये भी गलत है, इसमें है, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, तो ये भी गलत है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O, ये सी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न में ये कह रहा है बच्चा कि एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH मान है 7 से कम। NaOH अभिक्रिया करके बनाता है 7 के बराबर होता है। एक लवण जब भी एक लवण बनाएगा 7 से कम होता है तो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है ना। 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है, है ना, बेसिक हो जाता है। अब 7 रहता है तो क्या होता है? एक लवण होता है, कांस्टेंट होता है, तो एक 7 के बराबर होता है, तो क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है एसिटिक, आंसर भी इसी में दिया हुआ है, तो एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है। क्या बनाता है? जब भी एक लवण बनाएगा तो उसका pH मान कितना होगा? 7 के बराबर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ये इसका आंसर जो हो गया बी, ठीक। अगला प्रश्न आपके साथ ये है, आपके पास ये प्रश्न में ये दिखा गया है कि वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं रह पाई है वो क्या कहलाती है? तो क्या PT है, हाँ ना, Cu है, Fe है, Ag है। कौन सा धातु है जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है? अपनी मूल अवस्था में उद्यम पाई नहीं जाता। मान लिया जाए कि नारियल है तो नारियल की अवस्था में, पूर्ण अवस्था में वो नहीं पाई जाती है। तो देखिए इसमें जो कौन सा है? प्लेटिनम है ना, ये है, वो ये है, तो इसमें कौन सी है जो मूल अवस्था में न पाई जाती है? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फेरस को हम लोग क्या करते हैं? लोहा क्या है? अपनी मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका जो प्रमुखता ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। संकीर्णीय श्रेणी में सबसे ऊपर में धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र एवं मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। सबसे अच्छा क्रियाशील, पानी लगे तो पानी के साथ क्रिया कर लेगा, हवा लगे तो हवा के साथ क्रिया कर लेगा लोहा, इतना अच्छा है। और तो ये क्या कौन से मीडियम में रहता है, कौन से रूप में रहता है? तो ऑक्साइड के रूप में रहता है, फिर जो है सल्फाइड के रूप में रहता है, और फिर क्या है? कार्बोनेट के रूप में रहता है, तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन Fe जो है सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में ये है कि आप देख सकते हैं एक परमाणु N की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी नाभिक में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान की संख्या क्या होगी? अब इसको द्रव्यमान बताना है कि N नाभिक में जो कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, तब बताना है। तो देखिए परमाणु की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अगर बात करें तो KLMN की बात करें, ये जो कक्षा होती है, तो इसके अनुसार हम बात करें 2 + 8 + 8 + 7 बराबर जो होता है 25 न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो गई है? ये कितना जोड़ करके आ गया? 25 न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है 18। अब बोल देता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या।
मैं यहाँ पे मिटा दूँगा, आपको देखना है। इसका सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान की संख्या जो होगी, मास की जो संख्या, द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 25 + 18। 25 + 18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 43, या इसमें 43 ऑप्शन इसमें दे रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं आपको गुड का अच्छे मीडियम से बताऊंगा। फिर इसका जो आंसर आपको मैं बता देता हूँ, आप इसे समझ देते हैं। स्कैंडिनियम जो Ac21 के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या के मान होंगे, क्या होंगे, इसमें ऑप्शन के अनुसार बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक का नियम का अनुपालन नहीं करता है? जो अष्टक का नियम जो होता है वो उसका नियम का अनुपालन नहीं करता है, कौन करता है? तो PHI जो है, जिसमें बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है अष्टक के नियम में अनुपालन करता है। इसमें भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी करता है। PCl3 जो है इसमें भी 8 है, तो ये भी करता है। PCI5 जो है क्या करता है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। PCl5 का बाह्यतम कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है। P अपने संयोजी कोष में उपयुक्त ऊर्जा में d ऑर्बिटल को बंधन बनाने के बाद, जैसे d ऑर्बिटल का जो बंधन बनाएगा, तो PCl5 जो है अष्टक का नियम का अनुपालन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे भाई, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि देखिए, धातु के फास्फेट का सूत्र MP4 है, MPO4 है, तो नाइट्रेट का सूत्र होगा, क्या होगा? MPO4 है किसका? धातु के फास्फेट का सूत्र MPO4 है। तो जिसमें क्या है, M3+ दिया हुआ है, M3+ तथा क्या दिया हुआ है, तथा PO4 है। तो इसीलिए इसमें नाइट्रेट का सूत्र होता है, इसमें नाइट्रेट का सूत्र होगा, जिसमें हम बात करेंगे तो MnO3 होगा, क्योंकि M3+ और NO3 है, M3+ या NO3 है, तो इसका एक कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो जिसमें ऑप्शन जो होंगे M(NO3 और 3 होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये डी नंबर ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की ओर जो है, अगले प्रश्न में ये है कि एक रेडियोधर्मी अर्ध आयु TH2 60 मिनट है, 3 घंटा के बाद इस पदार्थ का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा? अब 3 घंटा के बाद बोल रहा है कि पदार्थ का कितना % भाग जो है 3 घंटे में बाद इस पदार्थ का कितना प्रतिशत भाग शेष रह जाएगा, बच जाएगा, है ना। तो इसमें बता रहा है कि अर्ध आयु की संख्या जो है उसमें आपको दे दिया है 3 × 60, यानी कितना हो गया 3 × 60 बराबर जब हम करें तो इसका जो हो जाता है 3 न्यूटन, यानी 6 से 6 ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 NT हो गया, और NT बराबर होता है NO, NT बराबर क्या होता है NO, और इसका सूत्र होता है 1/2 T ब्रैकेट में लेकर के T और कैपिटल T H2 इस तरह से सूत्र लिखते हैं। इसी आधार पर हम जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा
ऊपर में यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि n1 बराबर n0 बराबर 1/2 का करते हैं कितना, 1/2 का करते हैं q, 1/2 का q करेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं बचने के कारण मैं यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सवाल जो है यहाँ पे n1 बराबर हो जाता है 1/8 n0 बराबर, तो nt और n1 बराबर हो जाता है गुना 100, यानी 100 का 1/8 करेंगे, 100 गुना 1 जब 8 करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 100 गुना 1/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, यानी 12.5% की भागीदारी, शेष प्रतिशत बच के रह जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, जो भी बच्चे देखें उनके लिए, और इसके लिए थैंक यू।